गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं 2022 का जो सीएपीएफ का क्वेश्चन पेपर है उसका पेपर 2 के रिपोर्ट के क्वेश्चंस के आंसर्स का डिस्कशन करूंगी। और इसके पहले मैं अनाउंस करना चाहूंगी कि मेरा राइटिंग सेक्शन का बैच जनवरी 5 से शुरू हो रहा है। एडमिशन ओपन है, अभी टोटल सीट्स 40 है, तो जिसको भी एडमिशन लेना है वो ले सकते हैं। दूसरा अनाउंसमेंट करना है, जनवरी से मेरा ग्रामर का बैच शुरू होगा, मगर वो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स होंगे। राइटिंग सेक्शन बैच का तो लाइव क्लासेस होगी, मगर ग्रामर का रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स होंगे, तो जिसको भी उसमें एडमिशन लेना है वो भी ले सकते हैं। तो उसका अनाउंसमेंट मैं 5-6 दिन में कर दूंगी। तीसरी चीज बतानी है कि मेरी बुक रिलीज हो चुकी है। राइटिंग सेक्शन की बुक की 4th एडिशन रिलीज हो गई है, और वो ऑफलाइन भी मिल सकती है, ऑनलाइन भी मिल सकती है। और ऑफलाइन अगर आपको खरीदना है तो आपको मैं नंबर दे दूंगी, स्क्रीन में आपको नंबर दिखेगा, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां से बुक आपको ऑफलाइन मिलेगी, तो ऑफलाइन थोड़ी सस्ती मिलेगी, और ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। तो राइटिंग सेक्शन की बुक है, ग्रामर की बुक है। अगर किसी को एस्से की अलग से बुक चाहिए तो एस्से की बुक है, मगर जो राइटिंग सेक्शन की बुक खरीद लिया उसको एस्से की बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। प्रेसी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की बुक है, बस वही चीज है, अगर राइटिंग सेक्शन की बुक है तो प्रेसी एस्से की ये सब की बुक नहीं खरीदने की जरूरत है। वोकैब की भी बुक है जो इस साल मैंने रिलीज किया है, आप वो भी ले सकते हैं। तो और सबके सैंपल पेजेस अवेलेबल है, तो आप मेरे वेबसाइट में जाएंगे capfreshme.com, तो उसमें आपको बुक्स भी मिल जाएगी। अगर आपको राइटिंग सेक्शन में एडमिशन लेना है उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा पेमेंट का। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं रिपोर्ट से। तो लास्ट ईयर सीएपीएफ एसी एग्जाम में 2022 के एग्जाम में आपका जो रिपोर्ट का क्वेश्चन आया था वो है 2 एविडेंस ऑफ फेलो फीलिंग्स ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक, और सेकंड क्वेश्चन था ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया। तो रिपोर्ट जो क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर्स कैसे लिखने चाहिए वो मैं पहले डिस्कस करूंगी, रिपोर्ट का फॉर्मेट बताऊंगी और फिर मैं आंसर पे आऊंगी। तो स्टूडेंट्स, रिपोर्ट जो है ना, हमेशा ध्यान रखना फैक्ट बेस्ड होता है, कभी ओपिनियन बेस्ड नहीं होता है। तो बेसिकली रिपोर्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो डिमांड करता है सिर्फ फैक्ट्स और कुछ नहीं। उसमें आप कोई भी भाव लेकर नहीं आ सकते हो, और भूमिका भी नहीं बांधनी है कोई, सीधे स्ट्रेट कम टू फैक्ट, यही है रिपोर्ट के आंसर्स का। ठीक है, तो अब आप इसमें देख रहे हो, पहला जो आप देख रहे हो ये है हेडलाइन। तो आपको रिपोर्ट में आपको हेडलाइन देनी है, तो आप कैप्स में दे दो वो भी ठीक है, मगर हेडलाइन को कभी अंडरलाइन मत करना, कभी भी सिंगल कोट में मत देना। जैसे सिंगल कोट में दे देते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पे लगा देते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ऊपर में लगा देते हैं, तो वो गलत है, वो नहीं करना है। अंडरलाइन भी नहीं करना है। न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आता है, हेडलाइन होती है, उसमें वो अंडरलाइन की होती नहीं होती है, ठीक है, बस बहुत बड़े लेटर्स में लिखी रहती है, मगर अंडरलाइन फॉन्ट साइज बस बड़ा रहता है। तो आपको हल्का फॉन्ट साइज बड़ा करना तो कर सकते हो, बहुत बड़ा मत कर देना। और मैंने तो बस ये किया, फॉन्ट साइज सेम रखा है, हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर को मैंने कैप्स में कर दिया है। ओके, और रही बात कैसा हेडलाइन होना चाहिए, तो कैची होना चाहिए और छोटा होना चाहिए। तो मैं इतना दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है, और मैंने लगाया भी नहीं है। द फीलिंग ऑफ वननेस, फेलो फीलिंग, द फीलिंग ऑफ वननेस लगा के मैंने रख दिया। आप फेलो फीलिंग भी लिख सकते हो, रिपोर्ट क्वेश्चन का ही वर्ड उठा के आप हेडलाइन बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं डेट में। तो डेट सबसे बेस्ट तो है, एग्जाम डेट लिखो, ठीक है, बेस्ट है। अगर आप एग्जाम डेट नहीं लिखना चाह रहे हो तो आप जो इवेंट हुआ है उस इवेंट के, कभी इवेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कभी मतलब एक कोई भी बर्निंग इशू बेस्ड इवेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे डेटा लीक हुआ था, ठीक है, फेसबुक वाला, वो इवेंट बेस्ड था। अब इशू बेस्ड है, करप्शन इन पॉलिटिक्स 2015 में शायद आया था, वो इशू बेस्ड था। ठीक है, जुवेनाइल अब्यूज पे आया था, वो भी इशू बेस्ड था। तो इशू बेस्ड आता है, तो आप है ना अपना एग्जाम डेट तो हर समय ही सही रहता है, ठीक है, कोई भी रिपोर्ट का क्वेश्चन आए। और अगर कोई इवेंट बेस्ड आता है तो जो इवेंट हुआ है ना उसके 1-2 महीने के बाद का डेट देना,
बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आप जिस दिन इवेंट हुआ उसी दिन का डेट दोगे तो फिर प्रॉब्लम क्या है कि जिस दिन इवेंट हुआ है उसी दिन जो जो डेवलपमेंट हुए हैं और उसी दिन का जो जो जानकारी आप वही लिख सकते हो। उस डेट के बाद का जो जानकारी आप वो नहीं लिख पाओगे। अब एग्जामिनर सोचेगा अच्छा इवेंट इस दिन हुआ है और आपने इस दिन का ही डेट दिया जिस दिन इवेंट हुआ है, और आप बात कर रहे हो 15 दिन बाद की आंसर में, तो वो चलेगा नहीं ना, आपको फ्यूचर थोड़ी दिख रहा है। जिस दिन आप रिपोर्ट लिखोगे उसी दिन तक की बात बोल सकते हैं ना, उसके आगे की तो दिन की बात नहीं बोल सकते। इसीलिए बेस्ट तो यही एग्जाम डेट लिखो, जो भी इवेंट से बेस्ड जो भी प्रोग्रेस हुआ या डेवलपमेंट हुआ आप सारा उसमें इंक्लूड कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी फियर कि मुझे लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अब डेट लिखने का तरीका क्या है? कोई कोई लिखता है 10 अगस्त को लिख देंगे 08। ठीक है, वो नहीं, वो सही तरीका नहीं है। आप न्यूज़पेपर में भी देखोगे तो प्रॉपर अगस्त AUGUST सितंबर, ठीक है, और मंथ की स्पेलिंग भी सही लिखना है। फाइन, और अच्छे से 10th TH अगस्त 2022 अच्छे से लिखोगे। ठीक है, बाय स्पेशल करस्पॉन्डेंट लिख दो, बाय लोकल करस्पॉन्डेंट लिख दो। इसमें एक है कि इसमें ना प्लेस नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं प्लेस दे देती हूँ, प्लेस देना जरूरी है। ठीक है, आप इसमें दिल्ली भी लिख सकते हो। ओके, और बेस्ट तो ये है प्लेस की जगह आप XYZ ABCD भी लिख सकते हो। तो XYZ लिखोगे तो वो कैप्स में होना चाहिए, स्मॉल में नहीं होना चाहिए। प्लेस में आप ABC लिखोगे तो वो भी कैप्स में होना चाहिए, स्मॉल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब प्लेस कौन सा दोगे? बेस्ट तो XYZ लिख दो। ठीक है, मैं दिल्ली लिख देती हूँ क्योंकि वो कैपिटल है इंडिया का, तो न्यू दिल्ली, दिल्ली लिख दो, काम खत्म। ओके, तो आप एग्जामिनेशन सेंटर मत लिखना, वो अच्छा नहीं लगता है। आप ABC लिखो या इंडिया का कैपिटल लिखो, या जहां पे इवेंट हुआ है जिस जगह, उस जगह का भी आप वो जगह का नाम लिख सकते हो। मगर ध्यान रहे, जैसे अगर इंडिया में आप स्टेट का नाम नहीं लिख सकते हो, प्लेस में हमेशा सिटी का नाम होता है, कभी स्टेट का नाम जैसे आप नहीं लिखोगे तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ये सब नहीं लिख सकते हो। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश में जो सिटी है उसका नाम लिख सकते हो, ये चीज ध्यान रखना। और कैपिटल लेटर से शुरुआत होता है प्लेस का नाम। फाइन, अच्छा, अब यहाँ पर बाय स्पेशल करस्पॉन्डेंट, बाय लोकल करस्पॉन्डेंट, बाय XYZ, बाय ABCD, आप अगर ये लिखते हो XYZ ABCD तो कैप्स में होगा। ओके, अच्छा, अब हम आते हैं रिपोर्ट के बॉडी में। तो ये मेन बॉडी है। रिपोर्ट में हमेशा देखिए, रिपोर्ट का स्ट्रक्चर एकदम फिक्स होता है, ऐसे का स्ट्रक्चर लूज होता है, मैं हम हर वीडियो में बोलती हूँ। उसमें आपको डिसाइड करना होता है 3 पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ, हर पैराग्राफ में क्या होना चाहिए। हर ऐसे क्वेश्चन का अलग पैटर्न, अलग स्ट्रक्चर होता है। इसमें रिपोर्ट में इसका स्ट्रक्चर फिक्स है, 3 पैराग्राफ मतलब 3 पैराग्राफ। अब उसका 4 पैराग्राफ मत करना। कितना अच्छा है ना, मतलब एग्जाम में आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर कोई भी स्टूडेंट नहीं, मुझे 4 पैराग्राफ लिखना है, कहीं में मुझे 2 लिखना है, कहीं 5 लिखना है। भाई देखिए, पहली चीज तो रिपोर्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो 200 वर्ड्स में लिखना है। आप क्या लिखोगे, क्या क्या लिखोगे बताइए? बेटर यही है, इसको 3 पैराग्राफ में डिवाइड करो। फर्स्ट पैराग्राफ में जो बेसिक जानकारी है, फर्स्ट पैराग्राफ में जो बेसिक जानकारी आप उसके बारे में बता सकते हो। जैसे यहाँ पर कोविड-19 पेंडेमिक है, तो मैंने यहाँ पर कोविड-19 पेंडेमिक का मैंने बस बता दिया कि मेडिकल फैसिलिटीज, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, ये सबके लिए सबको ही है ना अफरा तफरी मचाए हुए थे, राइट। और फीलिंग ऑफ वननेस है तो उसको मुझे इंट्रोड्यूस भी करना है, तो फिर मैंने लिख दिया, बट सम टुक दिस एडवर्सिटी एज एन अपॉर्चुनिटी टू गो आउट ऑफ वे टू हेल्प पीपल सेल्फलेसली। तो यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में बेसिकली आपको कोई भी अगर क्वेश्चन है, हु, व्हाट, व्हेन का आंसर आपको देना है। हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये 4 का आपको आंसर देना है। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में। तो अगर आप, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आऊं, ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया, तो देखिए ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस, ये 3 वर्ड है, ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस। तो प्रोग्रेस पे मुझे बात करनी चाहिए, तो कितना प्रोग्रेस हुआ है? तो इंडिया हैज अचीव्ड इट्स टारगेट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी 8 years प्रायर टू द डेडलाइन। इंडिया हैज इंस्टॉल्ड इतना गीगावाट,
ठीक है, 2015 में उसने कमिट किया 40% ऑफ एनर्जी वुड बी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको कितना प्रोग्रेस हुआ है, वॉट, है ना, हाउ मच, तो कितना प्रोग्रेस हुआ ये मैंने यहाँ पे, यानी आपको इंट्रोड्यूस, आपको फर्स्ट पैराग्राफ में ही रिपोर्ट के क्वेश्चन को हिट करना है, पूरा का पूरा एक्सपोज कर देना फर्स्ट पैराग्राफ में ही। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि फीलिंग ऑफ वननेस के बारे में मैंने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया कि सबको सेल्फलेसली हेल्प कर रहे थे। तो कौन कौन फीलिंग ऑफ वननेस, किसने क्या इनिशिएटिव लिया ड्यूरिंग पेंडेमिक जिससे पता चल रहा है कि फीलिंग ऑफ वननेस है, फेलो फीलिंग है। तो गुरुद्वारा के बारे में बताया मैंने, उस कमेटी के बारे में बताया कि प्रोवाइडिंग फ्री फूड फैसिलिटीज फॉर थाउजेंड्स ऑफ पीपल अक्रॉस दिल्ली। फिर रकाबगंज गुरुद्वारा के बारे में मैंने बताया, 400 कोविड पेशेंट्स के लिए बेड फैसिलिटी दिया। सिख कम्युनिटी फेलो विद द कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीजन लंगर। ठीक है, an elderly lonely man who resides alone in Panjgura got a surprise from the police on his birthday. Police offered him cake and assured him that they were his family too, feeling of oneness. तो मुझे बेसिकली सेकेंड पैराग्राफ में हाउ और वाई के बारे में जिक्र करना है। फर्स्ट पैराग्राफ में हु, व्हाट, व्हेन, वेयर। सेकेंड पैराग्राफ में हाउ, वाई के बारे में जिक्र करना है, इफेक्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस। तो यहाँ पर हाउ, कैसे पता चल रहा है, हाउ की हिंदी कैसे कैसे पता चल रहा है कि फीलिंग ऑफ वननेस है, तो पुलिस का बता दिया, गुरुद्वारे का बता दिया। 30-year-old डॉक्टर हु वाज वर्किंग टायरलेसली इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल ऑफ दिल्ली गेट अ backing of his landlord. Doctor in an interview was thankful to his landlord as he always had a plate of hot food waiting for him when he returned home exhausted. ठीक है, actor Sonu Sood helped lakhs of migrant Indian travelers back to the safety of their rural home from their adopted homes in big cities. People like these came as blessing to the people in distress and proved the strength of the dictum unity in diversity. ठीक है, तो ये है आपका रिपोर्ट। बेसिकली थर्ड पैराग्राफ देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ में हु, व्हाट, व्हेन, वेयर। सेकंड पैराग्राफ में हाउ, व्हाई, इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस। थर्ड पैराग्राफ में यू हैव टू टॉक अबाउट द एक्सपर्ट्स ओपिनियन, मगर यहाँ पर एक्सपर्ट्स ओपिनियन की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बेसिकली वननेस कैसे पता चल रहा है पेंडेमिक के दौरान, वो बताने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया। तो जिसके पास भी मेरी थर्ड एडिशन की बुक है, अगर उन्होंने वो बुक बहुत अच्छे से पढ़ी है तो अगर वो पेज नंबर 270 में जाएंगे, जिसके पास भी राइटिंग सेक्शन की बुक की थर्ड एडिशन है, वो अगर पेज 270 में जाएंगे तो उनको एक ऐसे दिखेगा, इंडिया प्रोग्रेस इन ट्रांजिशनिंग टू ग्रीन टेक्नोलॉजी। तो पूरा किस तरह से इंडिया का कितना प्रोग्रेस रहा है ग्रीन एनर्जी में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का, ये मैंने पूरा ये ऐसे दिया था। और इसी से मिलता जुलता बहुत हद तक, पूरा 90% सिमिलर है। यूपीएससी ने क्वेश्चन क्या पूछा है, इसको रिपोर्ट का क्वेश्चन बनाया है, इंडिया प्रोग्रेस इन ग्रीन टेक्नोलॉजी या ग्रीन एनर्जी। तो बस ये है कि बुक खरीदने से कुछ नहीं होता है, आपको बुक को पढ़ना भी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स खरीद लेते हैं, वो रखा ही रहता है, मगर अगर पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे और उसमें उस क्वेश्चन से सारे आंसर्स दिए, आप आराम से अच्छे से फैक्ट्स निकाल सकते हो उस आंसर से, और इंट्रोडक्शन भी। एनीवेज, ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया, तो ये सब सारी चीजें मैंने बता दी है। अब यहाँ पर लिखा है अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ पावर इंडिया हैज अचीव्ड दिस टारगेट, क्योंकि मुझे ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस के बारे में बताना है। तो इंडिया हैज अचीव्ड द टारगेट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी 8 years प्रायर टू द डेडलाइन। इंडिया हैज इंस्टॉल्ड इतना गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय जुलाई, which is 41% of 402 गीगाबाइट। इसमें आप देख रहे हो बहुत डेटा है, क्योंकि अगर डेटा मैं नहीं लिखूंगी तो ऑब्वियसली मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं एग्जामिनर को बता नहीं पाऊंगी कि कितना इंडिया ने प्रोग्रेस किया। तो डेटा देना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि मैम इतना कैसे लर्न करे, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है एंड आई अंडरस्टैंड। तो मगर आप ध्यान रखना, एनवायरमेंट बेस्ड क्वेश्चन तो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। ठीक है, तो ये डेटा आप लोगों को लर्न करना ही पड़ेगा। इंडिया कमिटेड इन 2015, इंडिया कमिटेड टू ensuring that 40% of energy would be from renewable sources by 2030 as a part of its nationally determined contributions. Moreover, India has reconsidered its climate target in the recent Glasgow
COP26 मीटिंग। ये मैंने इंडिया का जो प्रोग्रेस है ग्रीन एनर्जी में, वो मैंने यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में बता दिया, क्योंकि फर्स्ट पैराग्राफ में आपको टोटली ऐसे रिपोर्ट क्वेश्चन को हिट करना है, एक्सपोज करना है। सेकंड पैराग्राफ में हाउ वाई के बारे में बताओगे, कैसे वो ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस कैसे वो ग्रीन एनर्जी में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में प्रोग्रेस कर रहा है, कैसे कर रहा है वो बताना है। क्यों कर रहा है वो बताने की जरूरत नहीं, ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए कर रहा है, तो हाउ बताने की जरूरत है। With the new targets on its board, India is progressing fast towards adopting green energy. The new pledge is intended to increase non-fossil fuel energy to इतना gigawatt to meet 50% of its energy need. कैसे कर रहा है? अपना non-fossil fuel energy को increase कर रहा है। It will then make India net zero carbon emitter by 2070. Moreover, FAME scheme, कौन सी स्कीम है जिससे ग्रीन एनर्जी की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है इंडिया, इज प्रोवाइडिंग conducive environment for faster adoption of electric and hybrid vehicles. India has also taken leadership in institutionalizing International Solar Alliance to shift to green energy. In the opinion of energy sector experts, अब देखो मैंने बोला था थर्ड पैराग्राफ में एक्सपर्ट का ओपिनियन आना चाहिए, तो यहाँ पे एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है। इन द ओपिनियन ऑफ एनर्जी एक्सपर्ट्स, एनर्जी सेक्टर एक्सपर्ट्स, adoption of the green energy in India is on the right track. Some small glitches can be seen in initial phase. For that, R&D, research and development will compensate. They further stated that the shifting to green energy will not only be beneficial environmentally, but also economically and geopolitically for India. तो टोटल 220 वर्ड्स में लिखा है। आई होप ये वाला आपको ये वाले आंसर से मदद मिली होगी कि किस तरह से हमें लिखना चाहिए रिपोर्ट के आंसर। थैंक यू सो मच।